हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 8th इंग्लिश की बुक। उसकी भी पोएम नंबर 1 हम आज से स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हम सारी पोएम्स को जितनी भी हैं क्लास 8 इंग्लिश की उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स में जाएंगे। पोएम्स ईजी हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कैसे इन ताकि आप आगे आगे धीरे धीरे करके हमारा पूरे के पूरे चैप्टर सिलेबस बढ़ रहा है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम नंबर 1 से, द एंट एंड द क्रिकेट। अब एंट तो आप जानते हो चींटी होती है। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट होता है झिंगुर, राइट, जिसको हम कहते हैं ना झिंगुर, जो आवाज़ें करता है कभी कभी, जैसे बरसात के मौसम में झिंगुर आवाज़ करते हैं, तो वो होता है। ये जो स्टोरी है इसके ना काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स हैं द एंट एंड द क्रिकेट की। एक वर्जन में हम इसको द एंट एंड द ग्रास हॉपर भी कहते हैं। ग्रास हॉपर भी, दोनों की स्टोरी एक ही है, एंट एंड द क्रिकेट एंड और या एंट एंड द ग्रास हॉपर। ओके, दोनों की स्टोरी एक ही है। अब ये जो स्टोरी है ये इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये स्टोरी एक फेबल है। जब भी आपने देखा है कहानियों के अंदर जानवरों का, कीड़ों का यूज़ होता है किसी कहानी को बताने में, उसको हम एक चीज़ बोलते हैं जिसे कहते हैं फेबल। फेबल कहते हैं उसे। हम जानवरों का यूज़ करते हैं और उनसे हम कहानियाँ बताते हैं जिसमें कोई मोरल होता है। ये मोरल क्या होता है? मोरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें लाइफ के बारे में कोई नॉलेज दे रही है, कुछ लाइफ में एक्सप्लेन कर रही है, कि लाइफ में कुछ हमें चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है, उसको हम मोरल कहते हैं। अब इस स्टोरी में हम एक एंट और एक क्रिकेट या ग्रास हॉपर के बीच में एक ऐसी स्टोरी है जिससे हम कुछ समझेंगे। इस कारण से हमें पढ़ रहे हैं हम इस स्टोरी को। अभी फेबल वगैरह ये सब कहाँ से आए? सब ये जो स्टोरी है, सबसे पहले एंट एंड द क्रिकेट या एंट एंड द ग्रास हॉपर, ये एक कलेक्शन है स्टोरीज़ की, बहुत बड़ी कलेक्शन है जो हमें ली गई है उससे, ईसोप फेबल से। अभी ईसोप फेबल की बहुत बड़ी कहानी है। ये जो एक पर्सन है ये ईसोप, ठीक है, ये उसके फेबल्स हैं, उसकी स्टोरीज़ हैं जो उसने लिखी हैं। हम ऐसा मानते हैं हिस्ट्री के अंदर। ऐसी ऐसी स्टोरी जैसे कि एंट एंड द क्रिकेट, या हो गई हमारी, एक है हमारे पास टर्टल एंड द रैबिट स्टोरी है ना, जिसमें एक कछुआ और वो उसकी रैबिट की स्टोरीज में वो तेज़ भागते हैं, रेस होती है तो हमें पता चलता है कि रैबिट हार जाता है क्योंकि वो रेस्ट करने लगता है, तो वो कहानी हो गई। और कहानी हमारी हो गई, एक हमारी होगी मंकी और क्रोकोडाइल की, जो ये, और एक लोमड़ी और जो उसको वो अंगूरों को पाना चाहती है और फिर उसको पता चलता है लास्ट में अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो जी ये सारी स्टोरीज़ हैं, ये ईसोप फेबल्स का पार्ट है। अब जो ईसोप पर्सन है ना, इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको समझो, सुनो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। आपको स्किप करनी है ये वीडियो तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप स्किप कर सकते हो, सीधा आप उस पर जा सकते हो चैप्टर की स्टार्टिंग में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ो, ये इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। अब जो ईसोप है ना, कहा जाता है ये पर्सन ना बहुत अगली था अपने टाइम में। हम ईसोप की बात करें, करीबन हम माना जाता है कि ये जो ईसोप है करीबन 2500 साल पहले पैदा हुआ था। अभी जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अगली था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगली था। और ये एक स्लेव भी था, ओके, नौकर था, ये स्लेव था, मजदूर लोगों को उस टाइम में ना, 2500 साल पहले करीब इजिप्ट में ना, इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशन था और वो स्लेव्स को लेता था अलग अलग जगहों से। ये जो ईसोप है ये आया है ग्रीस से। ग्रीस को पुराने टाइम में यूनान कहते थे, ईसोप वहाँ से आया है। ईसोप का मतलब ही ये होता है वो जो ग्रीक से आया है, वो जो ग्रीस से आया है, ईसोप का मतलब ही ये होता है। अब जो ईसोप है इसको ग्रीस से उठाते हैं जो लोग होते थे उस टाइम के, बड़े बड़े लोग जो मजदूरी के लिए लोगों को लेते थे और उसको इजिप्ट भेज देते हैं और इजिप्ट में उसको काम पे रख लेते हैं। अब ईसोप को ना कारपेंट्री का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, ऐसा हम माना जाता है। वो फर्नीचर का काम करता था, वो खिलौने वगैरह बनाता था लकड़ी के, ऐसे वो चीज़ों का काम करता था। अभी पर्सन जो है ना, भले ही एक स्लेव था, एक नौकर था, उस टाइम में जो सबसे लोएस्ट कास्ट के जो लोग होते थे, ईसोप उनमें से एक था। लेकिन जो ये ईसोप था ना, इसमें एक चीज़ थी, इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा था। ये कहानियाँ
सुनाने में बहुत अच्छा था, और ये कहानियाँ सुनाता था ना जब, तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी सीखें दे देता था लाइफ की कि लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ओके, अब जो ये ईसोप है, इसने इन स्किल का यूज़ करके अपनी कहानी सुना के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसी चीज़ को यूज़ करके ईसोप स्लेव से एक बहुत बड़ी हाई पोस्ट में चला गया। वो उस टाइम का जर्नल वगैरह बन गया, जो जिस टाइम पे उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट वाले लोग होते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गया सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम थी, माना जाता है हमें। अब ईसोप के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, कहा जाता है ये पर्सन था। अब यह कहा इसलिए जाता है क्योंकि हमें जो पुराने टाइम की हिस्टोरिकल जो हमारे पास राइटिंग्स है पुराने टाइम के लोगों की, जो ईसोप से कुछ टाइम बाद पैदा हुए, उन्होंने ईसोप के बारे में लिखा है, तो हम बिलीव करते कि वो था, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है सही से हमें। अभी जो ईसोप की फैबल्स हैं, कहानी, ये कभी लिखी नहीं गई इस तरीके से कि हाँ ये ईसोप की कहानी है। ये बहुत सारी कहानी है जो हिस्ट्री में अलग अलग जगहों पे लोगों ने मेंशन करी है कि ये कहानी का एग्जांपल लेके हम ये बात बोलते हैं, और ये जो कहानी ये ईसोप ने लिखी थी, इन सबको फिर ऐसे जमा कर लिया गया और फिर ईसोप फेबल उसको नाम दे दिया गया। हमें पूरी तरीके से नहीं पता कि ये सच में ईसोप ने लिखी है नहीं लिखी है, पर हम बिलीव करते हैं कि ये ईसोप ने लिखी है। अब जो कहानी है, ईसोप जो अपनी कहानियाँ लिखता था ना, इसमें छोटे छोटे करेक्टर्स को लेता था, ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ों को लेता था, जानवरों का ही यूज़ करते, जैसे फेबल्स ही हैं ये, उनको फेबल कहते हैं, जिन जानवरों का यूज़ होता है, कीड़ों का यूज़ होता है, और उनसे वो डेली लाइफ की काफ़ी ज़्यादा कड़वी सच्चाइयों को, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोरल्स को जो आगे जाके हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनको बताता था। अभी जो एंट और क्रिकेट की स्टोरी है, ये आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ी होगी आपने। ये जो चींटियां हैं वो गर्मियों में मेहनत करती हैं, लेकिन जो ग्रास होपर या क्रिकेट होता है वो पूरी गर्मियों भर गाता रहता है। और जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में उसने खाना तो जमा करा नहीं, तो वो फिर चींटियों के पास जाता है, चींटियां उसे खाना देने से मना कर देती हैं, जिस कारण से अब वो भूखा मर जाता है। ये हम सब ने ये स्टोरी पढ़ी है, और इस स्टोरी हमें सीख क्या देती है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टाइम की वैल्यू समझो, और ये स्टोरी हमें टाइम की वैल्यू सिखाती है। अब आप स्टूडेंट्स, आप बड़े हो रहे हो और अब आप इंग्लिश लिटरेचर में और आगे अंदर जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जो इंग्लिश बुकें पढ़ रहे हो, जो चैप्टर्स हैं, ये आपको सीखे देने के लिए हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इन चैप्टर्स को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, फिर पेपर्स में एग्ज़ाम्स में सब छाप दो, ये इसके लिए नहीं है। ये आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के लिए हैं। ये इस कारण से ताकि आप इन स्टोरीज़ को पढ़ो, इनसे सीखो, इन स्टोरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनकी जगह में अपने आप को रखो, और फिर इनसे सीखो कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ो। इस स्टोरी में हमने ये बताने की कोशिश करी इस पोएम के अंदर कि कैसे हमें टाइम का यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। हमें इतना प्रेजेंट में नहीं जीना कि हम फ्यूचर का ध्यान देना छोड़ दें, हम फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाएं। हमें आज में भी रहना है, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहना है। हमें इतना केयरलेस नहीं होना। इसमें मेन चीज़ होती है केयरलेस होना। जो इस कहानी में हमारा क्रिकेट होता है केयरलेस होता है, वो केयरलेस होता है, वो रेकलेस होता है, उसको नहीं पड़ी है कि आगे क्या होगा। लेकिन जो चींटियाँ हमारी वो हार्ड वर्किंग है। ओके, हमारी चींटियाँ जो हार्ड वर्किंग है, वो डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है कि आगे जाके सर्दियाँ आएंगी और उनको खाने की ज़रूरत है। इसमें एक और सीख बताने की कोशिश करें जो लोग एकदम से थोड़ा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है टाइम की यूटिलाइजेशन को लेके। तो एक छोटा सा मैसेज है जिसको वो लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि इस स्टोरी के एंड में जब वो क्रिकेट चींटियों के पास जाता है मदद के लिए, तो वो चींटियाँ मदद नहीं करती। वो कहती हैं एक चीज़ कि ना हम बोरो करते हैं, ना हम किसी से कुछ लेते हैं, ना हम किसी को कुछ देते हैं, ना हम लेंड करते हैं, ना हम बोरो करते हैं। ये हमारा लाइफ का रूल है, और इसलिए हम तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकते, तुम जाओ यहाँ से। और फिर वहाँ क्रिकेट वहाँ से चला जाता है। अब ये रूल भी एक लाइफ में बहुत वैसी चीज़ है जिसको आपको अप्लाई करना सीखना होगा। हम लोगों से चीज़ें लेते हैं, उधार पे लेते हैं, और फिर लोगों को हमें चीज़ें कभी कभी उधार पे लोगों को देते हैं। या तो हम जब उधार पे लेते हैं, फ्यूचर में होता है कि हम चीज़ें उनको लौटा नहीं पाएंगे, या अगर हम किसी को लेंड पे देंगे, किसी को हम देंगे और फिर वो हमें शायद ना दे पाए। इस कारण से हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर फीलिंग्स आती है बुरी,
इस कारण से हम गुस्से वाले बन जाते हैं, इस कारण से हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं, वो इस कारण से ही आता है। इन सारी फीलिंग्स की जो मेन जड़ में से कोई एक है ना, वो यही है, लेंड करना, बोरो करना। और चींटियाँ इस रूल को फॉलो नहीं करती, उन्होंने लास्ट में ग्रासहोपर की मदद नहीं करी। इसमें ये भी हम सीख सकते हैं, अगर हम वो एग्जांपल लगा रहे लेंड और बोरो की, लास्ट में जब तुम परेशानी में होंगे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सारी सीखें होती हैं ऐसे फेबल्स के अंदर, जो हमें सिखाती हैं लाइफ में कैसे हमें जीना है। अब ये चीज़ें हर किसी को अलग अलग हिट करती हैं। अब आप इस पोएम को हम पढ़ेंगे और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस कहानी को कैसे आप इस क्रिकेट और एंट की कहानी को सुन के आपको क्या सीख मिलती है। आप अपने व्यूज़ बताओ, मुझे मारो गोली, स्टोरी की जो लोग कहते हैं कि ये सीख मिलती है, इसको मारो गोली। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या सीख ली, आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा स्टोरी में क्या बताया गया है, और आपको क्या लगता है कि आप उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब एक बहुत सिली यंग क्रिकेट, 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे। सिली कौन होते हैं? नॉर्मली सिली वो लोग होते हैं जो छोटे होते हैं, तो इस कारण से इसको लिखा है सिली यंग क्रिकेट, मतलब एक सिली, एक बेवकूफ़। सिली ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो इतनी केयर नहीं करते आसपास की। सिली वो लोग होते हैं जो सोच समझ के नहीं बोलते, जो किसी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं लगाते, उनको हम सिली कहते हैं। एक सिली यंग मतलब अब इसमें शो करना यंग, ये नहीं लिखा ओल्ड क्रिकेट, क्योंकि ओल्ड में तो थोड़ी बहुत समझदारी होएगी। यंग लोग ज़्यादातर बेवकूफ़ होते हैं, यंग लोगों को ज़्यादातर कम नॉलेज होती है, वो इमेच्योर होते हैं, उनको इतना नहीं पता। तो एक क्रिकेट है जो सिली भी है और यंग भी है। जब ये 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना स्टूडेंट्स, तब अटर डूम होता है, तब बर्बादी आती है। accustomed to sing, अब accustomed to का मतलब होता है उसको हैबिट थी, उसको अच्छा लगता था, उसके अंदर उसका मन था, उसके अंदर उसका पैशन था, उसको गाना ही आता था। Through this warm sunny months of gay summer and spring, अब through the warm sunny months मतलब जितने भी महीने हैं गर्मियों के, उन सब में गे समर का मतलब, गे का मतलब होता है हैप्पीनेस। आजकल के टाइम में गे का वर्ड का यूज़ कुछ अलग ही हो गया है। ये पोएम काफ़ी पुरानी है, इस कारण से में गे वर्ड यूज़ हो रहा है। आज के टाइम में गे का एक अलग ही वर्ड मीनिंग है। तो आप वैसे गे का मतलब हैप्पीनेस, खुशी होता है, लेकिन आज के टाइम में स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँगी आपको एक गे वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब आज के टाइम में कुछ और होता है खुशी के लिए। ओके, कुछ और मतलब है। ये समर्स मतलब गर्मियाँ, एंड स्प्रिंग मतलब जब हमारी क्या होती है, बसंत का मौसम। ओके, जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, नया मौसम अच्छा खिलने लगता है, धूप आने लगती है, तब की बात करें। अब बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड आउट, अब उसको कंप्लेन करना, अब किससे कंप्लेन करेगा? वो खुद से ही कंप्लेन कर रहा है, वो खुद को ही कह रहा है कि ये देखो मैं तो खाना ही नहीं जमा करा। तो उसने क्या कंप्लेन करा? वो जब वो कुछ ढूंढता है, कुछ फाउंड करता है। क्या फाउंड करा उसने? जब उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि उसने ये फाउंड करा, उसने ये ढूंढा कि उसकी कपबोर्ड एम्प्टी थी, उसकी जो कपबोर्ड थी उसमें खाना वगैरह होता है वो खाली थी, और जो विंटर था वो आ चुका था। विंटर का मौसम आ चुका था और उसकी कपबोर्ड, उसका खाना एम्प्टी था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब not a leaf on a tree का मतलब पतझड़ का मौसम जा चुका था, एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं थी, कोई भी फ्लावर नहीं था। सर्दियों का जो मौसम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा विथरिंग उसको कहते हैं, वो विथरिंग होता है, क्योंकि ना उसमें पेड़ उगते हैं, ना उसमें हम कहें कोई प्लांट उगता है, कुछ नहीं होता, ना फ्लावर्स उगते। सर्दियों का मौसम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ग्लूमी होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीक होता है। ओके, उसमें एक अंधेरा सा होता है, इतनी कोई रोशनियाँ नहीं निकल रही हैं, इसका से कुछ उगता भी नहीं है। अब वो कह रहा है उसको खाने के लिए क्रम्ब भी नहीं मिलेगा। क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा,
एक छोटा सा टुकड़ा भी ना मिले उसको उस ज़मीन पे जिस पे बर्फ़ गिरी हुई है। अब कह रहे हैं हम सर्दियाँ आ ही चुकी हैं, ऐसा नहीं कि सर्दियाँ आने में कुछ टाइम पड़ा है, पूरी सर्दियाँ आ चुकी हैं, ना एक टुकड़ा है ना कुछ है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, ना एक पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ता है ना कोई फ्लावर है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब इसमें आप देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ करी गई है। अब इस लाइन को हम सिर्फ ऐसे ही तो लिख सकते थे ना, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी सेज द क्रिकेट, लेकिन इसमें ऐसे लिखा हुआ है ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब ये इस तरीके से पोएम्स के अंदर ज़्यादातर ऐसे ये टेक्निक इसलिए यूज़ होती है ताकि हम उस लाइन को थोड़ा स्लो कर दें। अब आप एक दो तरीके से सुनना, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ये पहला हो गया, और दूसरी बात सुनो, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब इसमें आप देखो दो बार रेपिटेशन जो मैंने करा, ये फर्स्ट टाइम देखो कितना जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन सेकंड टाइम तो उसको टाइम लगा ख़त्म होने की। ये इमोशन शो करता है कि जो वो क्रिकेट है, वो झिंगुर है, वो इतने स्टक मोमेंट में आ गए। जब हम परेशानियों में होते हैं ना, हमारी लाइफ धीरे हो जाती है। जब हम खुश होते देखा नहीं, जब हम खुश होते दिन अच्छा होता है, दिन फटाफट बीतता है, लेकिन जब हमें बुरा फील हो रहता है, हम किसी प्रॉब्लम में होते तो दिन कितना धीरे धीरे बीतता है। उस धीरे धीरे जो बीतता है ना दिन, उसको शो करने के लिए इस तरीके से धीरे लैंग्वेज में लिखा गया है, सेंटेंस को बढ़ा के लिखा हुआ है, ताकि हमें फ़ील हो कि कितना टाइम उसको फ़ील हो रहा है, उसको कितना ऐसा लग रहा है कि समय कैसे धीरे धीरे बीत रहा है, उसको वेट फील हो रहा है, उसको फील करवाने के लिए हमें ऐसे लिखा गया। At last by starvation and famine made bold, all the dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to save, to keep him alive he will grant. अब लास्ट में बाय स्टारवेशन क्या मतलब होता है? दो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, तीन टाइप की भूख होती है, ओके। एक होती है हंग्री, एक होती है हम जब हंग्री होते हैं, ओके, भूख लग रही है। एक होता है जब हम हैंग्री होते हैं, बहुत भूख लग रही है। और एक होता है जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, हम इतने भूखे होते हैं कि हम मर जाएंगे अगर हमने एक दिन और खाना नहीं खाया। अब जो एक ग्रास हॉपर है ना, ये स्टार्व की स्टेज पे पहुंच चुका था, ओके। और इसमें एक और वर्ड लिखा है, फेमाइन मेड बोल्ड। फेमाइन का मतलब क्या होता है? सर्दियों के मौसम में स्टूडेंट्स बहुत कम फसलें उगती हैं। ज़्यादातर आपने देखा है ना चावल उगता है सर्दियों के मौसम में, ना हमारे पास कोई और फसल उग रही होती है, मतलब सब हार्वेस्ट नहीं हो रहा होता, कुछ खाली होते, सारी फील्ड्स खाली होती हैं, क्योंकि हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है, क्या उगाएंगे? बर्फ़ में थोड़ी कुछ उगता है। इस कारण से फेमाइन आ जाता है। फेमाइन को कहते हैं भुखमरी, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ तो बर्फ़ से गिरी हुई है, पेड़ में कुछ है नहीं। तो वो कह रहा है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में जब वो इतना स्टार्व हो गया, उसको बेतहा इतनी भूख लगने लगी और इतनी भुखमरी फीलिंग होने लगी, बोल्ड हो गई, मतलब जो फेमाइन, जो भुखमरी भी है, उसकी भी सीमा जब पार हो गई ना, जब वो मूवमेंट, जब वो पूरा वेट था। वेट किस चीज़ से होगा? बर्फ़ गिर रही है, जाहिर सी बात है, बर्फ़ पानी होता है, वो भीगेगा उस पानी से। ऑल ट्रेम्बलिंग विद गोल्ड, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँपना। अब लास्ट में पूरा गीला है सर्दी से, उस बर्फ़ से काँप रहा है सर्दी से, वो कहाँ जाता है? अवे ही सेट्स ऑफ टू अ मिजरली एंड। मिजरली का क्या मतलब होता है? मिजरली का मतलब होता है कंजूस मक्खी चूस, ये मतलब होता है मिजरली का। लो हम कहते हैं कि वो मिज़र है, वो एक ऐसा पर्सन है जो इतना कविटियस है, वो इतना ग्रीडीली मतलब इतने लालची पने के हिसाब से कंजूस है। वो ऐसे एक एंट के पास पहुंचता है। अब वो उसको देखने जाता है कि उसको ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको मिल जाए। ग्रांट का मतलब उसको मिल जाए, ओके। क्या मिल जाए? हिम shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he had repaid tomorrow. अब वो कहता है उसको एक शेल्टर मिल जाए बारिश से बचने के लिए, एक मुट्ठी भर, मुझे मुंह भर थोड़ा दाना मिल जाए, ग्रेन मिल जाए खाने के लिए,
और वो सिर्फ ऐसा नहीं, उसको चाहिए था कुछ बहुत लंबे टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, बस उसको बोरो करना था, कुछ टाइम के लिए चाहिए था उसको, वो अगले दिन दे देगा। अब अगले दिन का मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा, मतलब जैसे धूप आएगी नई गर्मियों के मौसम में तो रिपे कर देगा वो, उसको तो बस बोरो करना था, उसको बस कुछ टाइम के लिए चाहिए था, अपनी भूख मिटानी थी, अपने सर्दी से बचना था। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अगर नहीं मिला तो उसको मरना ही होगा, भूख से, बेतहा भूख से और सोरो से। सोरो का क्या मतलब होता है? सोरो का मतलब होता है पेन, अटर पेन। अटर पेन मतलब पेन की भी हद है, दर्द है, ग्रीफ है, कि जैसे रिग्रेट है, उसको सोरो कहते हैं, परेशानी, उसमें उसको मरना पड़ेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. अब वो चींटियों के पास जाता है, लेकिन चींटी उससे क्या कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। अब सर्वेंट कहने का मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि जैसे वो कह रही कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, एक तरीके से एक मॉकिंग वे से हम कहते हैं। कभी कहा ना कि कभी आपने देखा है लोग कॉमेडी में कैसे, जब बड़े लोग बात करते तो कॉमेडी में कैसे कहते हैं ना कि आपके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो वो एक तरीके से ऐसे सर्वेंट है कि मतलब मैं तो ऐसी दोस्त हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, मैं इस तरीके से हूँ कि जैसे मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ये कोई ऐसे तरीके से वो नहीं उसको कह रही कि जैसे वो सच में कह रही हो, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, नहीं, वही मजाकिया तरीके से, वो मजाक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कह रही है मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। लेकिन हम ना बोरो करते हैं ना हम देते हैं, ना हम लेते हैं ना हम देते हैं। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. लेकिन वो कहते कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, पर हम एंड्स का ना बोरो करते हैं ना हम लेंड करते हैं। पर मुझे तुम एक बात बताओ मेरे प्यारे क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा जब ये सारा वेदर गर्म था, गर्मियाँ थी? क्रिकेट ने कोट पुराना तरीका है बोलने का कि मैंने सेड करा, बोला, नॉट आई, मैंने नहीं करा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। और वो कहता है कि मेरा दिल बहुत हल्का था, मैं लाइफ को जी रहा था, मैं दुनिया को देख रहा था, दुनिया इतनी गर्म थी, मैं दिन रात गा रहा था, नेचर इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी हंस रही थी। और उस वह एंड क्या बोलती है, यू सैंग सर यू से। वो कहती है कि तुम गा रहे थे सर। वो ये ऐसे कहती है उसकी एंट कि तुम गा रहे थे सर। गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। वो कहती है अगर तुम गर्मियों में गा रहे थे ना तो सर्दियों में डांस करके सर्दियों को गायब कर दो, इंतज़ार करो कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाए। जैसे तुम गर्मियों में गा रहे थे, इस बार सर्दियों में डांस करो और इस सर्दियों को जाने दो, ख़त्म हो जाएंगी। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs, some have 2. और वही कहता है कि सब ख़त्म। अब उसके बाद फटाफट वो वहाँ से अपनी विकेट, मतलब अपनी छड़ी सी जो भी उसने पकड़ के वैसे पकड़ा होगा उसने अपने, उसको जो भी जिसकी मतलब सहारे से वो आया था, कहा जाता है कि वो मतलब अपनी बॉडी को उठाता है और वहाँ से वो चला जाता है। आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट, और उसको घर से वो बाहर उसके सामने दरवाज़ा बंद कर देते हैं, डोर के सामने से हटा देती है। कौन हटा देते हैं? वो चींटियाँ हटा देती हैं। अब फोक्स का मतलब होता है लोग कहते हैं ये एक फेबल है और मैं इसको मानता हूँ। आई वॉरेंट इट ट्रू। वॉरेंट का मतलब होता है हाँ मैं मानता हूँ कि ये एक फेबल है और एक सच्चा फेबल है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब कुछ क्रिकेट के, कुछ ग्रास होपर के 4 पैर होते हैं लेकिन कुछ के 2 होते हैं।
अब वो 2 लोग किसके हैं? वो हमारे हैं। हम में इंसानों में भी से तो कुछ लोग होते हैं ना, जो ऐसे ही टाइम बेकार में फिजूल में वेस्ट करते रहते हैं। हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में लगे रहते हैं, कुछ सोचते नहीं फ्यूचर में, फिर टाइम आता है चला जाता है। सो ये उन लोगों के ऊपर है, स्पेसिफिकली उन पर फोकस करें जो रेकलेस हैं। रेकलेस ना स्टूडेंट्स, एक तो होता है लेज़ी, पहले हम लेज़ी होते हैं, फिर हम केयरलेस होते हैं और फिर हम रेकलेस हो जाते हैं। लेज़ी से केयरलेस आने और केयरलेस से रेकलेस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है ये। अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग लेज़ी हो गए, आपको केयरलेस नहीं बोलेंगे, आप छोटे हो। आपको अगर आप केयरलेस भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप छोटे हो। आप बड़े होगे तो तब आपकी केयरलेसनेस ये बहुत काउंट करी जाएगी जब आप आगे स्टडीज़ में जाओगे। और फिर एक मोमेंट आएगा जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, आप एडल्ट्स हो जाओगे, तब आप रेकलेस बन जाओगे अगर आपने अभी अपनी लेज़ीनेस का ख्याल नहीं रखा। तो इसका से बचपन से बच्चों को डिसिप्लिन में करा जाता था पुराने टाइम में। अब आप लोग स्कूल जाते हो पर, तो जाहिर सी बात है स्कूल में आपको होमवर्क वगैरह इस कारण से मिलता है ताकि बच्चे जो है ना वो उनके अंदर डिसिप्लिन आए बचपन से। सो ये हमारी थी पूरी की पूरी पोएम जो इसके ऊपर है कि जो ये क्रिकेट था, अब चींटियों ने इसको हटा दिया, घर से बाहर कर दिया। अब क्या हुआ होगा उसका? जाहिर सी बात उसकी मौत हुई होगी। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी पोएम स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है, आपकी क्या इमोशंस हैं, आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, क्या आप सोच रहे हो इस पोएम के बारे में? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ आपके व्यूज़ कि आप क्या सोचते हो इसको देखते हुए। अब इसके बाद हमारे ये आता है वर्किंग विद द पोएम, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। मैंने डिसाइड करा है कि इस बार मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वो ज़रूरी हैं थोड़े बहुत। सो हम स्टार्ट करते हैं। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। अब इसमें ये क्रिकेट एक चीज़ बोलता है कि मेरा क्या होगा। वो कहाँ कहता है? वो यहाँ कहता है ना। अब क्यों कहता है वो ये मेरा ये क्या होगा? वो इस कारण से कहता है क्योंकि उसके पास ना खाना है, सर्दियाँ आ गई हैं, वो क्या करेगा? अब क्या करेगा? कभी कभी हम होते हैं ना कि हम पूरे टाइम इंजॉय करते खेलते रहते, फिर एग्ज़ाम आ जाता है हमारे सिर पे, कल टेस्ट है, फिर हम कहेंगे मैं क्या करूँ अब मेरा क्या होगा, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। बस आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, यहाँ पे क्रिकेट बस खाना नहीं है, यहाँ तो वो मरेगा। हम आगे देखते हैं। Find the poem, the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be. अब ये जो लाइन है ना, neither a borrower nor a lender be, ये शेक्सपियर का एक प्ले था जिसका नाम है हैमलेट। ओके, अभी हैमलेट से निकाली गई है। हैमलेट के अंदर भी यही कहा जाता है कि एक पर्सन होता है, वो एक राजा को मतलब ये बोलता है कि मतलब तुम ना बोरोअर बनो ना तुम लेंडर बनो, क्योंकि अगर तुम बोरोअर बनोगे, तुम अगर किसी से कुछ ले लोगे, उधार ले लोगे, तो चुका नहीं पाओगे। किसी को कुछ लेंड कर दोगे, स्पेसिफिकली कहा गया था अपने दोस्तों को कि तुम अपने दोस्तों से, अपने लोगों से कुछ बोरो करते हो तो तुम कभी चुका नहीं पाओगे। और अगर तुम अपने दोस्तों को कुछ लेंड कर दोगे, दे दोगे, और वो तुम्हें वापस नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। ये उसके ऊपर से निकाला गया। और ये जो शेक्सपियर की लाइन है, ये हमारे यहाँ कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल? आप क्या सोचते हो इस एंड के प्रिंसिपल के बारे में कि ना हम बोरो करते हैं ना हम लेंड करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ आपके पर्सनल व्यूज़ जानना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। द एंड्स टेल द क्रिकेट डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हर? इफ सो देन वाई? अब क्रिकेट ने पूरी सर्दियाँ गा के बिताई थी, अब चींटियों ने कहा इस बार डांस करके बिता लो। ये वर्ड सही है ना? अब सर्दियों में भी थोड़ी कोई गाएगा, मतलब बहुत गा लिया ना गर्मियों में, तो अब सर्दियों में अब डांस कर लो, है ना। अगले सर्दियों में अगर तुम बच गए, गर्मियों में तुम्हें दोबारा करना है तो सब पेंटिंग कर लेना अगली गर्मियों में, और फिर बाद सर्दियों में तुम लोग फिर राइटिंग कर लेना, कहानियाँ लिख लेना, है ना। इसी तरीके से नई नई चीज़ें करनी चाहिए, हॉबीज़। The ant tells which line in the poem express the poet's comment. Read them loud. अब कौन सी जगह पे पोइट के बारे में लिखा है? पोइट कहाँ कमेंट कर रहा है? यहाँ तक हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और यहाँ पे पोइट कमेंट कर रहा है। Folks call this a fable. I warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ये लाइन है जो हमारा पोइट बोल रहा है। अब इस
लाइन को हम इस कमेंट को आप अपने खुद के वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो? हम कह सकते हैं पीपल कॉल दिस फैबल एंड आई बिलीव दिस इज़ ट्रू. Some crickets have 4 legs and some have 2. Or we can say some crickets are like humans. Like maybe. आप अपने व्यूज़ बताओ, आप कैसे लिख सकते हो इसको खुद के वर्ड्स में इस फेबल के बाद. जैसे मान लो कि आप ही लिख रहे हो इस स्टोरी को, इस पोएम को, कैसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. अब आपको अपनी लैंग्वेज में कोई फेबल पता है? कौन सी कहानी जो आपको बचपन में सुनाई जाती थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, अंगूर खट्टे हैं वाली लोमड़ी की स्टोरी थी, और क्रोकोडाइल और उसकी मंकी की स्टोरी थी. और कौन सी स्टोरीज़ हैं स्टूडेंट्स जो आपको बचपन में सुनाई गई हैं, आप जानते हो, वो भी कमेंट करके बताओ. ओके स्टूडेंट्स, तो उसको बताओ कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपने सुनी है और आप जानते हो. ओके, मुझे वो सुनना है. सो इसी के साथ साथ हमारे पूरी की पूरी पोएम कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स. इस बार मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी आपको छोटे छोटे वर्ड समझाने की. अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से ही मैं आपको पढ़ाऊँ आगे स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि मैं इसको ईज़िली भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे पढ़ाने से आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. तो आप वो मुझे शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट में बता सकते हो. जितनी भी चीज़ें वैसे मैंने लिखी है ना कि कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, बार बार कमेंट नहीं करना, कोई बात नहीं, एक बार कमेंट करके कोई भी एक चीज़ मुझे बता देना, वो भी सही है. ओके, तो जिसने अभी तक कुछ भी कमेंट नहीं करा है वो मुझे बता दे कि ये सजेशन जो भी मैं जिस तरह से मैंने अभी पढ़ा है वो ठीक है या नहीं है. सो इससे हमारे पूरे का पूरी पोएम कंप्लीट होती है. बाय स्टूडेंट्स.